हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से कहानी विधा के प्रश्नों को देखेंगे। हमने इस सेक्शन से भारत का प्राचीन कथा साहित्य, लोक कथाएं, पाश्चात्य प्रभाव, प्रारंभिक हिंदी कहानियाँ, प्रेमचंद युग, विकास युग, प्रेमचंदोत्तर कहानी, जटिल जीवन यथार्थ की व्यापक स्वीकृति, विविध कहानी आंदोलन और उनकी उपलब्धियाँ, इन सेक्शंस को कंप्लीट कर लिया था। हमने प्रारंभ किया था पिछली वीडियो में समकालीन रचनाकार से, और समकालीन रचनाकार में भी हमने कुछ रचनाकारों को देख लिया था। जैसे भीष्म सानी को देख लिया था हमने, मुक्तिबोध से संबंधित प्रश्नों को देखा था, और भैरव प्रसाद गुप्त से संबंधित प्रश्नों को देखा था। आज की इस वीडियो में हम प्रारंभ करने वाले हैं अमृत राय से, और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं और कितना इस वीडियो में कवर हो पाता है। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने सोचा था मोहन राकेश तक हम प्रश्नों को कर पाएंगे, लेकिन पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी के रचनाकारों को पढ़ते हुए और उनके जो रचनाएं हैं उनकी कहानियों को पढ़ते हुए थोड़ा समय उसी के अंतर्गत चला गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अमृत राय से संबंधित प्रश्नों को देखना। आज के रचनाकार हैं अमृत राय। अमृत राय का समय है 1921 से 1996। पहला प्रश्न है, अमृत राय की कहानी संग्रह कस्बे का एक दिन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये जो कहानी है वो किस रचनाकार की है। तो अमृत राय की है, और साथ ही इसका प्रकाशन वर्ष भी हमें याद रखना है। तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1953। कस्बे का एक दिन अमृत राय की कहानी है, और कहानी संग्रह है, और इसका प्रकाशन वर्ष 1953 है। संबंधित अन्य कहानियाँ संग्रह भी देख लेते हैं। जैसे अगर हम देखें तो अमृत राय की कहानी एक हमने देखा, कस्बे का एक दिन, जीवन के पहलू, इसका प्रकाशन वर्ष 1945 है। इतिहास 1948 प्रकाशन वर्ष है। लाल धरती 1950 है। कस्बे का एक दिन 1953 प्रकाशन वर्ष है। कटघरे 1954 प्रकाशन वर्ष है। भोर से पहले 1953 प्रकाशन वर्ष है। गीली मिट्टी 1960 प्रकाशन वर्ष है। चित्रफलक 1972 प्रकाशन वर्ष है। विद्रोह 1992 प्रकाशन वर्ष है। घायल की गति घायल जाने 1993 प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह अमृत राय का नहीं है? ऑप्शन है लाल धरती, चित्रफलक, मंगोली की टिकली और गीली मिट्टी। तो अगर हम देखें तो गीली मिट्टी है, चित्रफलक है और लाल धरती भी है। तो गीली मिट्टी जो है यह मंगली की टिकुली जो है यह अमृत राय का कहानी संग्रह नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चित्रफलक जिसका प्रकाशन वर्ष 1972 है, और घायल की गति घायल जाने जिसका प्रकाशन वर्ष 1993 है, किसके कहानी संग्रह है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? अमृत राय के कहानी संग्रह है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, अमृत राय। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अमृत राय की कहानियाँ उनके देखे सुने और जाने पहचाने अनुभव संसार से संपृक्त है। अमृत राय के पास अनुभव का जो विराट संसार है उसे उन्होंने अभिव्यक्ति के विभिन्न आयामों में ढाला है। तो यहाँ तक था अमृत राय से संबंधित प्रश्न। अगले रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। इनका समय है 1924 से 1995। पहला प्रश्न देख लेते हैं, हरिशंकर परसाई की कहानियाँ और लघु कथाएं वर्तमान में किसमें संकलित होकर प्रकाशित हैं? ऑप्शन है परसाई ग्रंथावली, ऑप्शन बी है परसाई रचनावली 1 और 2, ऑप्शन सी है व्यंगवाटिका, ऑप्शन डी है तिरछी रेखाएं। सही उत्तर क्या होगा? परसाई रचनावली 1 और 2। तो परसाई की कहानियाँ तथा लघु कथाएं वर्तमान में परसाई रचनावली 1 और 2 खंड में प्रकाशित हैं, संकलित है। अगला प्रश्न है, आलोचकों ने हरिशंकर परसाई की कहानियों को कथात्मक व्यंग लेख क्यों माना है? ऑप्शन है क्योंकि वे बहुत छोटी है, ऑप्शन बी है क्योंकि उनमें कहानी के परंपरागत रूपबंध का अभाव और विभिन्न विधाओं का मिश्रण है, ऑप्शन सी है क्योंकि उनमें केवल हास्य है, ऑप्शन डी है क्योंकि वे केवल काल्पनिक विषयों पर आधारित है। सही उत्तर क्या होगा? आलोचकों ने हरिशंकर परसाई की कहानियों को कथात्मक व्यंग लेख इसलिए माना है क्योंकि उनमें कहानी के परंपरागत रूपबंध का अभाव और विभिन्न विधाओं का मिश्रण है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। परसाई की कहानियों में निबंध और टिप्पणियां, साक्षात्कार और संस्मरण, रिपोर्टाज और रेखाचित्र के विधागत मोटिव घुल मिल गए हैं, इसलिए बहुत से आलोचकों को ये कहानियां कथात्मक व्यंग लेख प्रतीत हुई हैं। वस्तुतः परसाई ने कहानी के परंपरागत रूपबंध पर ध्यान न देकर अपनी बात को अधिक से अधिक पैनी और नुकीली बनाकर पेश किया है। समकालीन जीवन यथार्थ का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसकी विसंगति और अंतर्विरोध का उद्घाटन परसाई ने न किया हो। अगला प्रश्न है, परसाई की कहानियों के पीछे मूल रूप से कौन सा परिप्रेक्ष्य कार्य करता है? सही उत्तर क्या होगा? व्यक्ति की चौतरफा आज़ादी और समाज का क्रांतिकारी परिवर्तन परसाई की कहानियों के पीछे मूल रूप से कार्य करता है। अगला प्रश्न है, धनंजय वर्मा के अनुसार परसाई की कहानियों में क्या स्पंदित है? सही उत्तर होगा क्रांतिकारी चेतना और मानवीय मुक्ति। अगला प्रश्न देखने से पहले
हम ये तथ्य देख लेते हैं। धनंजय वर्मा और साई के विषय में लिखते हैं, उनमें आदमी की चौतरफा आज़ादी के लिए क्रांतिकारी चेतना स्पंदित है। समाज का क्रांतिकारी परिवर्तन, मनुष्य की मुक्ति, एक बेहतर संसार की रचना, यही वो परिप्रेक्ष्य है जिसमें ये कहानियाँ लिखी गई हैं। उनके पीछे एक जीवन दर्शन और मूल्य दृष्टि है, एक विचारधारात्मक विवेक और विश्व दृष्टि है। तो यह कथन परसाई के विषय में किनका है? धनंजय वर्मा का है। ठीक है, तो आपके लिए यह कथन महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले रचनाकार हैं अमरकांत। अमरकांत का समय है 1925 से 2013। हम कोशिश करेंगे जल्द ही इन सभी रचनाकारों को देखें, क्योंकि रचनाकारों के विषय में ज़्यादातर जो जानकारी दी गई है वो एक एक पैसेज में ही दिया है, मतलब एक एक पैरा में ही है। तो अगर देखा जाए तो एक पेज में कुल 3 से 4 रचनाकारों के विषय में दिया गया है। तो देखते हैं कितने रचनाकारों को आज हम कंप्लीट कर पाते हैं। तो अमरकांत का समय क्या हो गया? 1925 से 2013। पहला प्रश्न है, अमरकांत के किस कहानी संग्रह का प्रकाशन 1958 में हुआ था? ऑप्शन है मौत का नगर, कुहासा, जिंदगी और जोक, देश के लोग। अमरकांत का कहानी संग्रह है जिंदगी और जोक। इसका प्रकाशन वर्ष 1958 हुआ है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अमरकांत, जिनका समय 1925 से 2013 है, इनकी प्रसिद्धि नई कहानी की प्रतिष्ठा के साथ ही हुई थी। इनकी कहानी संग्रह है जिंदगी और जोक, प्रकाशन वर्ष 1958, देश के लोग, प्रकाशन वर्ष 1969, मौत का नगर 1973, मित्र मिलन तथा अन्य कहानियाँ 1979, कुहासा 1983, एक धनी व्यक्ति का बयान 1997, सुख और दुख का साथ 2002। अगला प्रश्न है, अमरकांत की इन 3 कहानियों में से किसकी सर्वाधिक चर्चा हुई है? सही उत्तर क्या होगा? जिंदगी और जोक, दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्ट्री। तो ये 3 कहानी है, इनमें आपने 2 कहानी तो ज़रूर ही पढ़ा होगा आप लोगों ने, दोपहर का भोजन और डिप्टी कलेक्ट्री। जिंदगी और जोक शायद ही किसी ने ये कहानी पढ़ी होगी, क्योंकि अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखें तो वहाँ पे हम लोगों ने दोपहर का भोजन और डिप्टी कलेक्ट्री जो कहानी है वो पढ़ रखी है। ठीक है, तो अगर किसी ने ज़िंदगी और जोक कहानी पढ़ी है तो वो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो अमरकांत की ये 3 कहानियाँ सर्वाधिक चर्चित हुई हैं। संबंधित तथ्य में भी यही है, जिंदगी और जोक, दोपहर का भोजन और डिप्टी कलेक्ट्री। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह के अनुसार अमरकांत की भाषा किस महान लेखक की परंपरा का अद्यतन विकास है? ऑप्शन है प्रसाद, प्रेमचंद, यशपाल यज्ञ। सही उत्तर होगा प्रेमचंद। नामवर सिंह के अनुसार अमरकांत की भाषा प्रेमचंद की परंपरा का अद्यतन विकास है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अमरकांत की कहानियों का शिल्प बहुत सहज और स्वाभाविक है। स्थितियाँ एक के बाद एक सहज रूप में सामने आती हैं। उनके माध्यम से कहानी की मूल संवेदना व्यंजित हो जाती है। आपकी भाषा जीवन यथार्थ के अनुकूल होती है, इसलिए कहानी का कथ्य पाठक के मन पर सीधा प्रभाव डालता है। शायद इसलिए नामवर सिंह ने लिखा है, अमरकांत की भाषा प्रेमचंद की परंपरा का अद्यतन विकास है। वही सादगी और वही सफाई है, पढ़ने पर गद्य की शक्ति में विश्वास जमता है। जनवादी कहानीकार अमरकांत को जनवादी कहानियों की विकास परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानते हैं। आज भी आप धर्म, राजनीति और व्यक्तिवाद के खतरों से सचेत करने वाली सशक्त कहानियाँ लिख रहे हैं। अगला प्रश्न है, अमरकांत ने अपनी कहानियों के लिए सामग्री मुख्य रूप से समाज के किस वर्ग से ली है? सही उत्तर हो जाएगा निम्न मध्य वर्ग से। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आपने मुख्य रूप से निम्न मध्य वर्ग के जीवन संदर्भों से अपनी कहानियों की सामग्री ली है। इस संबंध में नामवर सिंह ने कहा है। नामवर सिंह का जो कथन है वह महत्वपूर्ण हो जाएगा कहानी के संदर्भ में, और जहाँ अन्य रचनाकार हैं जैसे धनंजय वर्मा एक जगह आए थे, इंद्रनाथ मदान एक जगह आए थे, तो उन सभी रचनाकारों को आप ज़रूर उनके कथन को याद रखेंगे। नामवर सिंह ने क्या कहा है अमरकांत के विषय में कि अमरकांत ने अपनी कहानियाँ यहीं से उठाई है और इस तरह हमारी आंखों में हमारी ही जिंदगी के जाने कितने पर्दे उठ गए हैं। इस क्षेत्र में अमरकांत की कहानियाँ किसी भी नए लेखक के लिए चुनौती है। अगला प्रश्न है, सारिका के कथा पीढ़ी विशेषांक 2 में अमरकांत की कौन सी व्यंग गर्भित कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं? तो कथा पीढ़ी विशेषांक सारिका की 1 में कुछ रचनाकार थे जो हमने पीढ़ी समकालीन रचनाकार की पहली पीढ़ी को देखा था, तो वहाँ पे कथा पीढ़ी विशेषांक 1 में उन सभी रचनाकारों की कहानियाँ प्रकाशित हो रही थी। वहीं अगर हम अमरकांत की बात करें तो अमरकांत दूसरी पीढ़ी के रचनाकार हैं, इसलिए सारिका के जो कथा पीढ़ी विशेषांक 2 है इसमें इनकी रचना प्रकाशित हुई है। तो वो कौन सी व्यंग गर्भित कहानी प्रकाशित हुई थी? सही उत्तर क्या होगा? बी, लोक परलोक। तो यह भी आपके लिए जानकारी है कि अमरकांत की एक और कहानी क्या है? लोक परलोक।
संबंधित तथ्य क्या है? सारिका की कथा पीढ़ी विशेषांक 2 में आपकी एक ऐसी ही व्यंग गर्भित कहानी लोक परलोक प्रकाशित हुई है। इन्हें देखकर लगता है कि आज भी रचनात्मक स्तर पर आपकी संघर्षशीलता बनी हुई है। अगला प्रश्न है, अमरकांत की भाषा में वही सादगी और सफाई है जिसने पढ़ने पर गद्य की शक्ति में विश्वास जमता है। यह टिप्पणी किसकी है? देखते फिर से। अमरकांत की भाषा में वही सादगी और सफाई है जिसे पढ़ने पर गद्य की शक्ति में विश्वास जमता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? नामवर सिंह। नामवर सिंह ने अमरकांत की भाषा के संदर्भ में भी कहा है कि सादगी और सफाई है उनकी भाषा में। अगला प्रश्न है, अमरकांत की कहानी संग्रह सुख और दुख का साथ, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 2002। सुख और दुख का साथ यह कहानी संग्रह है अमरकांत का, 2002 इसका प्रकाशन वर्ष है। अगले रचनाकार हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश का समय है 1925 से 1972। पहला प्रश्न है, मोहन राकेश को नई कहानी आंदोलन में किस रूप में जाना जाता है? तो नई कहानी आंदोलन में मोहन राकेश को प्रवर्तक में से एक के रूप में माना जाता है। जैसे मैंने बताया था, जब हम नई कहानी पढ़ रहे थे तो राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर, ये 3 रचनाकार ऐसे हैं जिनको नई कहानी की स्थापना के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। उनमें मोहन राकेश एक रचनाकार हैं। ठीक है, तो इस रूप में मोहन राकेश की ख्याति है। अगला प्रश्न अगर हम देखें, अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का प्रथम कहानी संग्रह इंसान के खंडहर किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह प्रकाशित हुआ था 1950 में। इंसान के खंडहर मोहन राकेश का प्रथम कहानी संग्रह है। अन्य कहानी संग्रहों की अगर बात करें तो इंसान के खंडहर 1950 प्रकाशन वर्ष है, नए बादल 1957 प्रकाशन वर्ष है, जानवर और जानवर 1958 प्रकाशन वर्ष है, एक और जिंदगी 1961 प्रकाशन वर्ष है, फौलाद का आकाश 1966 प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है, मेरी अधिकांश कहानियाँ संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानी है। यह किसका कथन है? सही उत्तर हो जाएगा बी। मेरी अधिकांश कहानियाँ संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानी है, तो सही उत्तर है मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के अनुसार उनकी कहानियों में चित्रित अकेलापन कैसा है? सही उत्तर होगा बी, समाज के बीच होने का अकेलापन है। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश की कहानियों में संबंधों की यंत्रणा का मुख्य आधार क्या है? सही उत्तर हो जाएगा स्त्री पुरुष संबंधों का टूटना और दरकना। अगला प्रश्न है, महानगरीय जीवन की यांत्रिकता और आधुनिकता बोध के कारण मोहन राकेश की कहानियां किस श्रेणी में आती हैं? सही उत्तर होगा आधुनिकता बोध की कहानियों की श्रेणी में आती हैं। अगला प्रश्न है, जानवर और जानवर 1958 प्रकाशन वर्ष है, एक और जिंदगी 1961 प्रकाशन वर्ष है। ये किसके कहानी संग्रह है? तो मोहन राकेश के कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश ने अपनी कहानियों में किस त्रासदी का चित्रण किया है? सही उत्तर होगा विभाजन की त्रासदी का चित्रण किया है मोहन राकेश ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विभाजन की त्रासदी। वैसे मोहन राकेश ने व्यवस्था के खोखलेपन पर भी प्रहार किया है और विभाजन की त्रासदी का चित्रण भी। महानगरीय जिंदगी की यांत्रिकता और उसके दबाव से व्यक्ति के अकेले पड़ते जाने की मानसिकता का चित्रण मोहन राकेश ने बड़ी सूक्ष्मता से किया है। इसी स्तर पर आपकी कहानियाँ आधुनिकता बोध की कहानियाँ मानी गई हैं। एक बार पुनः हम इसके तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे मोहन राकेश से हमने प्रारंभ किया था, मोहन राकेश नई कहानी के प्रवर्तकों के रूप में भी जाने जाते हैं। हमने कहानी संग्रहों को देखा था, एक चीज़ रह गई थी, इन सभी कहानियों का एक संग्रह है 1972 में मोहन राकेश की संपूर्ण कहानियाँ शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। सन 1984 ईस्वी में इसी संग्रह में उनकी कुछ अप्रकाशित कहानियाँ भी सम्मिलित कर ली गई। एक और था, अपनी कहानियों के विषय में मोहन राकेश ने स्वयं कहा है, मेरी अधिकांश कहानियाँ संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियाँ हैं जिनमें हर इकाई के माध्यम से उसके परिवेश को अंकित करने का प्रयत्न है। यह अकेलापन समाज से कटकर व्यक्ति का अकेलापन नहीं, समाज के बीच होने का अकेलापन है और उसकी परिणति भी किसी तरह की सिनिसिज्म में नहीं, झेलने की निष्ठा में है। संबंधों की यंत्रणा मुख्यतः स्त्री पुरुष संबंधों के टूटने दरकने की ही है। तो यह जो कथन है यह मोहन राकेश ने स्वयं लिखा है अपनी कहानियों के विषय में, तो यह कथन भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम जिस रचनाकार को देखने वाले हैं वो है राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव का समय है 1929 से 2013। पहला प्रश्न है, राजेंद्र यादव की कहानियों का मुख्य विषय क्या है? सही उत्तर होगा 20 मध्यवर्ग के टूटते जुड़ते रिश्ते और तनाव। अगला तथ्य देख लेते हैं, राजेंद्र यादव 1929 से 2013 इनका समय है, नई कहानी के उन नायकों में है।
ठीक है। नई कहानी में 3 कहा था हमने, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। राजेंद्र यादव ने अपनी कहानियों में मध्य वर्ग के जीवन में बनते, बिगड़ते, जुड़ते, टूटते रिश्तों और उनसे उत्पन्न तनाव को महत्व दिया है। अगला प्रश्न है, जहाँ लक्ष्मी कैद है, प्रकाशन वर्ष 1957, और अभिमन्यु की आत्महत्या, प्रकाशन वर्ष 1959, किसकी कहानी संग्रह है? तो ये दोनों कहानी संग्रह हैं राजेंद्र यादव के, तो ये आप याद रखेंगे। इनकी कहानी संग्रहों की बात करें तो इनकी कुल 9 कहानी संग्रह हैं, जिनमें देवताओं की मूर्तियाँ, प्रकाशन वर्ष 1951, खेल खिलौने, प्रकाशन वर्ष 1953, जहाँ लक्ष्मी कैद है 1957, अभिमन्यु की आत्महत्या 1959, छोटे छोटे ताजमहल 1961, किनारे से किनारे तक 1962, टूटना 1966, अपने पार 1968, ढोल तथा अन्य कहानियाँ 1972, हासिल तथा अन्य कहानियाँ 2006। अगला प्रश्न है, राजेंद्र यादव की परवर्ती कहानियों जैसे अपने पार में किन सिद्धांतों की प्रधानता दिखाई देती है? सही उत्तर होगा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सूत्र। तो अपने पार यह जो कहानी है यह राजेंद्र यादव की कहानी है और इनकी यह परवर्ती कहानी है। ठीक है, संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अपनी परवर्ती कहानियों में आपने मनोवैज्ञानिक सैद्धांतिक सूत्रों को अधिक महत्व दिया है। अपने पार, अनुपस्थित संबोधन, अब कहानियों के नाम है कुछ राजेंद्र यादव के, अपने पार, अनुपस्थित संबोधन, मेहमान, ये 3 ऐसी कहानियां हैं जो मनोवैज्ञानिक सूत्र आसानी से जिनमें ढूंढे जा सकते हैं। वास्तविकता यह है कि अपनी ही बात या अनुभव कब तक ताज़ा और बहुआयामी रह सकता है? जब जिंदगी एक ढर्रे में बनकर स्थितिशील हो जाती है तब लेखन में भी एक प्रकार की रूढ़ियाँ उभरने लगती हैं। तो ये 3 कहानी संग्रह अगर हम देखें प्रश्न के माध्यम से तो मनोवैज्ञानिक सूत्र इसमें ढूंढे जा सकते हैं और ये तीनों कहानियाँ राजेंद्र यादव की कहानी है। अगला प्रश्न है, छोटे छोटे ताजमहल, प्रकाशन वर्ष 1961, और टूटना 1966 राजेंद्र यादव की किस प्रवृत्ति को रेखांकित करते हैं? सही उत्तर होगा महानगरीय बोध और रिश्तों का टूटना। अगला जो प्रश्न देखने से पहले हम तथ्य देख लेते हैं। राजेंद्र यादव ने अपनी कहानियों के विषय में लिखा है, तो यह कथन भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मोहन राकेश ने भी अपनी कहानियों के विषय में स्वयं ही लिखा है, वहीं राजेंद्र यादव ने भी अपनी कहानियों के विषय में स्वयं लिखा है। क्या लिखते हैं ये? अपनी ही बात या अनुभव को अभिव्यक्ति देने के प्रभावशील कोण की तलाश में ही मैंने कहानियाँ लिखी हैं। इस पूरे सिलसिले को देखे बिना बहुतों ने शिल्पवादी या न जाने क्या क्या आरोप लगाए हैं। अपने भीतर के नाटक को दर्शक की तरह देखता, उसी में हिस्सा लेता या खोया हुआ आदमी हो सकता है बहुत पारदर्शी ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि अपने लेखन के साथ मेरे संबंध बहुत सीधे और ईमानदार रहे हैं। तो राजेंद्र यादव का यह कथन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले रचनाकार हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर का समय है 1932 से 2007। प्रश्न है, कमलेश्वर ने किस वर्ष समांतर कहानी आंदोलन चलाकर युवा कहानीकारों को आकृष्ट किया था? सही उत्तर होगा 1972 में समांतर कहानी आंदोलन चला था। संबंधित तथ्य है, कमलेश्वर समय है इनका 1932 से 2007। नई कहानी के पुरोधाओं में से एक है। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर ये 3 नई कहानी के पुरोधा में हैं। 1972 में ईस्वी में आपने समांतर कहानी का आंदोलन चलाकर युवा कहानीकारों को आकृष्ट किया था। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर की किस कहानी को नई कहानी के दौर में मील का पत्थर माना गया है और वह विशेष रूप से चर्चित हुई है? ऑप्शन है गुलगी बन्नो, राजा निर्बंसिया, मलबे का मालिक, परिंदे। सही उत्तर हो जाएगा राजा निर्बंसिया। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। राजा निर्बंसिया 1957 प्रकाशन वर्ष, कस्बे का आदमी 1958 प्रकाशन वर्ष, खोई हुई दिशाएं 1963 प्रकाशन वर्ष, मांस का दरिया 1966 प्रकाशन वर्ष, बयान 1973 प्रकाशन वर्ष, आज़ादी मुबारक 2002 प्रकाशन वर्ष। अब 2021 ईस्वी में आपकी समस्त कहानियों का संग्रह समग्र कहानियाँ शीर्षक से प्रकाशित हो गया है। ठीक है, तो यह भी समग्र कहानियाँ शीर्षक से इनकी समस्त कहानियों का संग्रह प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है, समांतर कहानी आंदोलन के माध्यम से कमलेश्वर ने किसे वाणी देने का प्रयत्न किया है? सही उत्तर होगा आम आदमी के संघर्ष को। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। समांतर कहानी आंदोलन के माध्यम से आपने आज की भयावह परिस्थितियों में आम आदमी के संघर्ष को वाणी देने का प्रयत्न किया था। इस आंदोलन ने आपको कहानी साहित्य के केंद्र में बनाए रखा। समांतर कहानी के दौर में आपकी मानसरोवर के हंस कहानियाँ हैं कुछ कमलेश्वर के मानसरोवर के हंस, इतने अच्छे दिन, कितने पाकिस्तान जैसी कहानियाँ सराही गई। वैसे कुछ आलोचकों की राय में समांतर कहानी का आंदोलन कमलेश्वर द्वारा अपने को पुनः सुर्खियों में लाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक और खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर के किस दौर की कहानियां हैं? सही उत्तर होगा समानांतर नई कहानी दौर के
ठीक है। तो जॉर्ज पंचम की नाक और खोई हुई दिशाएं नई कहानी दौर की कहानियाँ हैं। अगर हम देखें नई कहानी दौर में आपकी राजा निर्बंसिया भी है, खोई हुई दिशाएं भी है, मांस कदरिया है, जॉर्ज पंचम की नाक है और अपना एकांत, ये विशेष रूप से चर्चित हुई थी नई कहानी के दौर में। अगला प्रश्न है, आलोचकों के अनुसार किसने अमानवीकरण और भ्रष्टाचार को निरंतर वाणी दी है? सही उत्तर हो जाएगा कमलेश्वर ने। अगला प्रश्न है, कुछ भी हो नई कहानी के व्रती लेखकों में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर में कमलेश्वर ही ऐसे हैं जिन्होंने सामाजिक विसंगतियों, टूटते हुए जीवन मूल्यों, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और व्यक्ति के अमानवीकरण को वाणी देने का निरंतर प्रयत्न किया है। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर की कहानियों का समग्र कहानी संग्रह किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर होगा 2001 में। अगले रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का समय है 1926 से 1997। ये सभी दूसरी पीढ़ी के रचनाकार हैं। प्रश्न है, धर्मवीर भारती का प्रथम कहानी संग्रह मुर्दों का गांव किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर होगा 1946। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। धर्मवीर भारती, जिनका समय 1926 से 1997 है, नई कहानी के दौर के कहानीकार हैं। आपकी कहानियाँ हैं 4 संग्रह हैं, कहानियों के 4 संग्रह हैं। पहला है मुर्दों का गांव, याद रखेंगे मुर्दों का टीला नहीं, मुर्दों का गांव, 1946 प्रकाशन वर्ष। स्वर्ग और पृथ्वी 1949 प्रकाशन वर्ष। चांद और टूटे हुए लोग 1955 प्रकाशन वर्ष। बंद गली का आखिरी मकान 1969 प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती की कहानियों में आधुनिकता बोध के साथ साथ और कौन सी वृत्ति प्रबल रूप से मिलती है? सही उत्तर क्या होगा? रोमानी संस्कार और काव्यात्मक संवेदना। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। भारती यानी धर्मवीर भारती आधुनिकता बोध के सूत्रों से बौद्धिक स्तर पर बखूबी परिचित हैं, किंतु संवेदना के स्तर पर रोमानी संस्कारों से मुक्त नहीं हो सके हैं। उनकी कहानियों में निम्न मध्यवर्गीय जीवन की मानसिकता का अच्छा चित्रण मिलता है। अगला प्रश्न है, गुल की बन्नो कहानी की नायिका गुल की किस मानसिकता का प्रतिनिधित्व करती है? सही उत्तर होगा परंपरावादी संस्कारों में पली निम्न मध्यवर्गीय नारी का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न है, बंद गली का आखिरी मकान प्रकाशन वर्ष 1969 किसका कहानी संग्रह है? तो सही उत्तर होगा धर्मवीर भारती का। अगला प्रश्न है, तुम्हारे सिवा हमारा लोक परलोक और कौन है? गुल की बन्नो का यह संवाद क्या दर्शाता है? सही उत्तर गहरी यंत्रणा के बाद भी समर्पण और पारंपरिक जड़ता। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। नई कहानी के दौर में उनकी गुल की बन्नो यानी धर्मवीर भारती की कहानी गुल की बन्नो कहानी बहुत चर्चित हुई थी। पति परित्यक्तता। गुल की सारी यंत्रणा झेलने के बाद भी विद्रोह नहीं करती। अंततः वह पति से कहती है, तुम्हारे सिवा हमारा लोक परलोक और कौन है? यह मानसिकता परंपरागत संस्कारों में पली निम्न मध्यवर्गीय नारी मात्र की है। यह सही है कि भारतीय सामान्य आदमी के जीवन संघर्ष को नज़रअंदाज नहीं करते, किंतु उनकी काव्यात्मक संवेदना और रोमानी वृत्ति उन्हें खुरदुरे यथार्थ से संलग्न नहीं होने देती। अगले रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। इनका समय है 1927 से 1987। प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण लाल मूलतः किस क्षेत्र के लोक जीवन के शिल्पी माने जाते हैं? सही उत्तर होगा अवध। लक्ष्मी नारायण लाल कहाँ के हैं? लोक जीवन के शिल्पी माने गए हैं अवध के। इनके कहानी संग्रह कुल 5 है। पहला है सोने आंगन रस बरसे प्रकाशन वर्ष 1960। नए स्वर नई रेखाएं प्रकाशन वर्ष 1962। एक बूंद जल प्रकाशन वर्ष 1964। एक और कहानी प्रकाशन वर्ष 1964। डाकू आए थे प्रकाशन वर्ष 1974। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गौतम सचदेव ने लक्ष्मी नारायण लाल की कहानियों में किस प्रवृत्ति को रेखांकित किया है? गौतम सचदेव ने लक्ष्मी नारायण लाल की कहानियों में किस प्रवृत्ति को रेखांकित किया है? सही उत्तर होगा शहरी परिवेश से मानसिक पलायन। सही तथ्य देख लेते हैं। डॉक्टर गौतम सचदेव के शब्दों में अंचल के भाव विशेष, पर्व त्योहार, लोकगीत और अभिव्यंजना प्रतीक जहाँ डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल की कहानियों की प्राण शक्ति है, वहीं वैचारिक धरातल पर एक प्रकार से कतराने और शहरी परिवेश से मानसिक पलायन करने की प्रवृत्ति भी उनमें पाई जाती है। तो गौतम सचदेव के ये शब्द या यह कथन लक्ष्मी नारायण लाल की कहानियों के संदर्भ में आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, सोने आंगन रस बरसे प्रकाशन वर्ष 1960 किसका कहानी संग्रह है? तो हमने प्रारंभ में पढ़ा लक्ष्मी नारायण लाल का। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण लाल की आरंभिक कहानियों में किस भावना का प्राधान्य है? सही उत्तर क्या होगा? किशोर मन की तरल भावुकता का प्राधान्य है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आपकी आरंभिक कहानियों में किशोर मन की तरलता
तरल भावुकता का प्राधान्य है। परवर्ती कहानियों में सामाजिक यथार्थ के स्वीकार की प्रवृत्ति बढ़ने लगी है। नगर में रहते हुए भी आपने महानगरीय बोध को स्वीकार नहीं किया। अवध के गांव अंत तक आपके मन पर छाए रहे। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण लाल ने अपनी कहानियों में किसे केंद्र में रखकर अधिक लिखा है? सही उत्तर होगा नारी को। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आपने नारी को केंद्र में रखकर अधिक लिखा है। यूँ आपकी कहानियों में अवध के गांव, पशु पक्षी, पेड़, नदियाँ, खेत खलिहान, पर्व, त्योहार, ऋतुएं, गीत आदि भी सजीव होकर साकार हो गए हैं। अगले रचनाकार हैं निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा का समय है 1929 से 2005। प्रश्न है, डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति किसे माना है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? परिंदे, निर्मल वर्मा। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। निर्मल वर्मा, जिनका समय 1929 से 2005 है, अकेले कहानीकार हैं जिनके पहले कहानी संग्रह परिंदे, जिसका प्रकाशन वर्ष 1960 है, को डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है। तो ठीक है, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति किस रचनाकार की कहानी को माना है? तो निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे को माना है। इसके बाद निर्मल वर्मा के 5 संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें जलती झाड़ी प्रकाशन वर्ष 1965, पिछली गर्मियों में प्रकाशन वर्ष 1968, बीच बहस में प्रकाशन वर्ष 1973, कौवे और काला पानी प्रकाशन वर्ष 1983, सूखा तथा अन्य कहानियाँ प्रकाशन वर्ष 1995 और ये 60 वाला जो कहानी संग्रह है परिंदे, यह भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा के अनुसार कला की सामाजिक प्रासंगिकता के बारे में क्या सत्य है? सही उत्तर होगा कला की कोई सामाजिक प्रासंगिकता नहीं है, वह स्वायत्त है। अगला तथ्य देख लेते हैं। परिंदे कहानी संग्रह के प्रकाशन काल में निर्मल वर्मा को वामपंथी रुझान वाला लेखक माना गया था, लेकिन सच्चाई यह है कि निर्मल कला की कोई सामाजिक प्रासंगिकता नहीं मानते। कला का जोखिम, ठीक है, अब यहाँ क्या इंपॉर्टेंट हो गया? कला का जोखिम, इनका एक निबंध संग्रह है निर्मल वर्मा का, और इसमें वो लिखते हैं, वास्तव में कला की कोई सामाजिक प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि इसका सच अपने आप में है, स्वायत्त और आत्मतुष्ट है, और जिसकी अहमियत उसके निज के अस्तित्व की शर्तों पर ही आंकी जा सकती है। ऐसी स्थिति में निर्मल की कहानियों में किसी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता या संलग्नता ढूंढना व्यर्थ है। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा की कहानियों की प्रमुख विशेषता क्या है जो उन्हें अन्य कहानीकारों से अलग करती है? सही उत्तर होगा काव्यात्मक भाषा, चमत्कारपूर्ण कल्पना और रहस्यात्मकता। अगला प्रश्न है, अज्ञेय और निर्मल वर्मा की कला दृष्टि में क्या अंतर है? सही उत्तर होगा अज्ञेय संप्रेषण को और निर्मल वर्मा अभिव्यक्ति को कला का धर्म मानते हैं। ठीक है, तो अज्ञेय और निर्मल वर्मा की कला की दृष्टि में क्या अंतर है? अज्ञेय संप्रेषण को कला का धर्म मानते हैं और निर्मल वर्मा अभिव्यक्ति को। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। कभी कभी निर्मल को अज्ञेय की परंपरा का लेखक कहा गया है, किंतु दोनों में बुनियादी अंतर है। अज्ञेय ने सदैव संप्रेषण की दृष्टि से कला को महत्व दिया है। वे रचना का धर्म अभिव्यक्ति नहीं संप्रेषण मानते हैं। इसके विपरीत निर्मल के लिए कला का मूल धर्म अभिव्यक्ति है। सब मिलाकर निर्मल वर्मा हिंदी साहित्य के अनूठे रचनाकार हैं, उन्हें किसी परंपरा से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। अगला प्रश्न है, परिंदे 1960 प्रकाशन वर्ष संग्रह की कहानियों में मुख्य प्रश्न क्या उठाया गया है? सही उत्तर होगा स्वतंत्रता या मुक्ति का प्रश्न। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। परिंदे संग्रह की कहानियों की समीक्षा करते हुए नामवर सिंह ने कहा था, स्वतंत्रता या मुक्ति का प्रश्न जो समकालीन विश्व साहित्य का मुख्य प्रश्न बन चला है, निर्मल की कहानियों में प्रायः अलग अलग कोण से उठाया गया है। तो यह कथन भी नामवर सिंह का निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे को लेकर महत्वपूर्ण है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा की कहानियों में वीर भारत तलवार ने किस गुण का उल्लेख किया था? सही उत्तर होगा स्मृतिशीलता और सूक्ष्म निरीक्षण वृत्ति। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। निर्मल वर्मा की कहानियों की प्रमुख विशेषता की ओर संकेत करते हुए वीर भारत तलवार ने कहा है कि निर्मल की कहानियों का अनूठापन मुख्यतः 3 बातों में है, काव्यात्मक भाषा, चमत्कारपूर्ण कल्पना और रहस्यात्मकता। यही 3 मुख्य विशेषताएं हैं जो उन्हें नई कहानी के दूसरे सभी कहानीकारों से और शायद हिंदी की पूरी कथा परंपरा से अलग करती हैं। कुछ दूसरी विशेषताएं भी हैं, जैसे बारीक अनुभूतिशीलता और बिंबों में उसकी अभिव्यक्ति, अत्यधिक स्मृतिशीलता, छोटी छोटी तफसीलों की जीवंतता, सूक्ष्म निरीक्षण वृत्ति और खास किस्म का वातावरण इत्यादि। तो यह जो कथन है निर्मल वर्मा की कहानियों के संदर्भ में वो वीर भारत तलवार का है। ठीक है, तो आपके लिए यह कथन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले रचनाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। इनका समय 1921 से 1977 है। प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु मुख्य रूप से किस प्रकार की कहानियों के लिए प्रसिद्ध हैं? सही उत्तर होगा आंचलिक और ग्रामीण यथार्थ।
संबंधित तथ्य देख लेते हैं। परीक्षानाथ रेणु 1921 से 1977 इनका समय है। नई कहानी के दौर में ग्राम अंचल की विशिष्ट, ताजी और जीवंत अनुभूति लेकर आने वाले रचनाकारों में अन्यतम रहे हैं। अब तक आपके 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कौन कौन से हैं? ठुमरी 1959, आदिम रात्रि की महक 1967, अग्निखोर 1973, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 1986। तो ये 5 रचना या कहानी संग्रह कह सकते हैं परीक्षानाथ रेणु के हैं। इनमें अंतिम 2 यानी एक श्रावणी दोपहर की धूप और अच्छे आदमी आपकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए। अब आपकी सारी कहानियां रेणु रचनावली भाग 1 में प्रकाशित हो गई हैं। अगला प्रश्न है, रेणु की ख्याति का आधार कौन सी कहानी रही है? तो इनकी ख्याति का आधार रही है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। रेणु की ख्याति का आधार उनकी कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम रही है। रसप्रिया, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक आदि कहानियां भी विशेष रूप से चर्चित हुई हैं। वस्तुतः रेणु को पूर्णिया जिले की भूमि के प्रति निश्चल और गहरा लगाव था। वे वहाँ के कण को आत्मभाव से देखते थे। वहाँ के पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्व, त्योहार, व्रत, संस्कार, गीत, कथा और इन सब के बीच अभाव से जूझते हुए अज्ञान, अंधविश्वास और अशिक्षा में जीते हुए लोग उनकी कहानियों में सजीव हो उठे हैं। अगला प्रश्न है, रेणु के बारे में हरिकृष्ण कौल का क्या मत है? सही उत्तर होगा बी, उन्होंने जीवन और जगत में आस्था, करुणा और सुंदरता देखी। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। रेणु की कहानियों का समग्र दृष्टि से मूल्यांकन करते हुए हरिकृष्ण कौल इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। ये आलोचक भी, इनका कथन भी ने ठीक ही कहा है। अपनी समग्र मानवीय दृष्टि से रेणु ने जीवन और जगत पर कुंठा, संतरास, अर्थहीनता न देखकर ममता, करुणा, निष्ठा, आस्था और सुंदरता देखी। रेणु की कहानियां पढ़कर लगता है कि यह जीवन जीने योग्य है, यह संसार त्याज्य नहीं है, ग्राह्य है। अगला प्रश्न है, आदिम रात्रि की महक प्रकाशन वर्ष 1967 के लेखक कौन है? सही उत्तर होगा परीक्षानाथ रेणु। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। हिंदी कहानी साहित्य में लक्ष्मी नारायण लाल, निर्मल वर्मा और परीक्षानाथ रेणु का योगदान अत्यंत विशिष्ट है। जहां लाल जी अवध के लोक जीवन को आधार बनाते हैं, वहीं निर्मल वर्मा महानगरीय बोध और कला की स्वायत्तता की बात करते हैं और रेणु आंचलिकता के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं का नया संसार रचते हैं। अगले रचनाकार हैं कृष्ण बलदेव वैद्य। इनसे हम प्रश्नों को अगले वीडियो में प्रारंभ करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ही पेंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ ही हाइप आप ज़रूर करें वीडियोज़ को, ठीक है? तो वीडियो को ही पेंड करते हैं।